तो साल 2025 यहाँ पे खत्म होने वाला है, 2026 की स्टार्टिंग होने वाली है और अपने इंडियन फाइटर्स का क्या फ्यूचर रहने वाला है 2026 के अंदर, अपने इंडियन फाइटर्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उनकी फाइट किसके अगेंस्ट हो सकती है और आप सब एज अ एमएमए फैंस अपने इंडियन फाइटर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। एक एक करके सारे पॉपुलर इंडियन फाइटर्स जैसे अंशुल जूबली, ओवैस याकूब, अंगद बिष्ट, इन सब की नेक्स्ट फाइट कब हो सकती है, किसके अगेंस्ट हो सकती है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, साल 2025 की स्टार्टिंग अपनी इंडियन एमएमए कम्युनिटी के लिए सही नहीं रही थी। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि साल का जो फर्स्ट हाफ था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि बैक टू बैक इंडियन फाइटर्स को लॉसेस देखने को मिले थे इंटरनेशनल स्टेजेस पे। काफी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई थी, रोड टू यूएफसी की अपॉर्चुनिटी आई थी, मृदुल साकिया उसके अंदर हार गए थे। फिर एक और बहुत बड़ा सेटबैक अपनी कम्युनिटी को तब लगा जब चुंगरेन कोरेन, जिनका सिलेक्शन यहाँ पे रोड टू यूएफसी में हो पाया था, बट एमएफएन के कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज के कारण वो रोड टू यूएफसी में जा ही नहीं पाए। फिर एमएफएन के अंदर भी उनको लॉस लेना पड़ गया, तो ये एक बहुत बड़े सेटबैक्स थे। फिर अंशुल जूबली को यहाँ पर लॉस मिला इंटरनेशनल स्टेज पे, जो कि काइंड ऑफ फाइट एक अर्ली स्टॉपेज में निकल के आई थी, बट स्टिल वो एक लॉस था अंशुल जूबली का। फिर पूजा तोमर भी अपनी फाइट जीतते जीतते सबमिशन से हार गई। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बैक टू बैक यहाँ पे सेटबैक्स देखने को मिले। बट भाइयों, जो यहाँ पे सेकंड हाफ रहा अपनी एमएमए कम्युनिटी का, उसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फाइट्स निकल के आई और विक्ट्रीज, बैक टू बैक विक्ट्रीज में निकल के आई। निरंजन सिंह, नाजिरत, फिर ओवैस याकूब ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिनिश करा दिसंबर के अंदर और सबने अपने अपने रेस्पेक्टिव फाइट्स के अंदर विक्ट्रीज ली। साथ ही साथ हमने अपने बॉक्सर्स का भी देखा, नीरज गोयत, निशान देव, दोनों ने विक्ट्रीज ली दिसंबर के मंथ में। तो भाइयों, भले यहाँ पे स्टार्टिंग अच्छी ना रही हो, बट एंडिंग बहुत अच्छी करी अपने इंडियन फाइटर्स ने और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी मोमेंटम को हम कैरी करें और 2026 की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से जाने वाली है। तो भाइयों, एक एक करके अपने फाइटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अंगद बिष्ट के बारे में। उनका एक बहुत लंबे टाइम बाद रोड टू यूएफसी के बाद 2025 में उन्होंने एमएफएन के अंदर फाइट करी थी और अनफॉर्चुनेट लॉस लेना पड़ गया था। उनके अपोनेंट ने उनको ग्राउंड पे कंट्रोल करके यहाँ पर उनको फाइट के अंदर हराया। अब अंगद बिष्ट की तरफ से ये अपडेट निकल के आई है कि उन्होंने एक सर्जरी करवाई थी फाइट के बाद। उनके दोनों नीज में यहाँ पर इंजरीज थी, जिसके कारण उन्होंने इंजरी के थ्रू भी फाइट करा और इसीलिए उनकी वो परफॉर्मेंस निकल गई। तो उनका और उनकी टीम का पूरा फोकस इस टाइम पर रिकवरी में और आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2026 के मिड के अराउंड तक यहाँ पर अंगद बिष्ट का कमबैक हो सकता है और मोस्ट प्रॉब्ली वो एमएफएन के अंदर ही कुछ फाइट्स करने वाले। तो डेफिनेटली आप अंगद बिष्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हो 2026 में। फिर भाइयों, बात करते हैं यहाँ पर अंशुल जूबली के बारे में। हम सबको पता है उनका यूएफसी कैरियर एक बहुत बुरे स्टार्ट से यहाँ पर हुआ है। उनकी जो पहले 2 फाइट्स यहाँ पर यूएफसी के अंदर हुई थी वो यहाँ पे लॉसेस में निकल के आई हैं और अब यहाँ पर अंशुल जूबली के पास एक फाइनल चांस है। यूएफसी के फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास 3 फाइट्स ऑफर करती है यूएफसी, 2 ऑलरेडी अंशुल जूबली हार चुके हैं और एक फाइनल फाइट उनकी यहाँ पर 2026 के अंदर होगी और इस फाइट को यहाँ पर जीतना ही पड़ेगा अंशुल जूबली को। और साथ ही साथ अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है तो एक बहुत अच्छी और स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस यहाँ पर अंशुल जूबली को देनी पड़ेगी। अब लास्ट अपडेट यहाँ पर अंशुल जूबली की टीम की तरफ से यह आया था, उनके कोच ने अपडेट करा था कि अंशुल जूबली फिलहाल एक नोज सर्जरी से डील कर रहे हैं। उनको एक नोज इंजरी हो रखी है और उससे वो डील कर रहे हैं इस टाइम पर और उसकी उन्होंने सर्जरी भी करवाई है। और ऐसा यहाँ पे टाइमलाइन था कि वो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब आप फरवरी या मार्च के अराउंड उनका कमबैक हो सकता है। तो मैं इस टाइम पर यही चाहूंगा कि 2025 के फरवरी या मार्च तक यहाँ पर उनकी फाइट हो जाए और वो फाइनली एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं यूएफसी के अंदर। क्योंकि भाइयों, आप कितना भी कह लो इस टाइम पर, मुझे पता है अंशुल जूबली के बहुत सारे लोग यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट पर्सनली मुझे अभी भी भरोसा है कि जो परफॉर्मेंसेज हमने देखी है अंशुल की यूएफसी के अंदर वो उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है। वो एज अ फाइटर बहुत ज्यादा केपेबल फाइटर है और हाँ, उनका लक अच्छा नहीं है या जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज दिखाई है वो उनको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता है। उनके पास कैपेबिलिटीज है अच्छी खासी विंस रैकअप करने के लिए। डेफिनेटली उन्होंने गलतियां करी हैं अपनी यूएफसी कैरियर में और भाइयों, मुझे पता नहीं, अंदर से मुझे पता है कि ये बंदा इतना बुरा फाइटर नहीं है जितना इनकी परफॉर्मेंसेस को रिसेंट टाइम में देख के लग सकता है। क्योंकि जो रोड टू यूएफसी का टूर्नामेंट था उसमें जो अंशुल जूबली हमको देखने को मिला था वो अंशुल जूबली दोबारा देखने को नहीं मिला यूएफसी के अंदर। पता नहीं क्या हो गया, बहुत सारी यहाँ पर मिसहैप्स हुए हैं, वो चीज़ें आई होप कि दोबारा से ना हो पाए और जो फाइनल अपॉर्चुनिटी मिले उसमें एक्चुअल एक
प्रॉपर फाइट देखने को मिले हमको अंशुल जुबली की तरफ से। अब भाइयों यहाँ पे लक साथ नहीं दे रहा या इंजुरीज है या क्या चीज़ों से डील कर रहे हैं इस टाइम पर अंशुल जुबली, वो उनको ही पता होगा। बट मैं ये कहीं से भी नहीं मान सकता कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही यहाँ पर अंशुल जुबली की, वो वैसे फाइटर है। अंशुल जुबली की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है एज अ फाइटर। आपने अगर उनका रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट फॉलो करा होगा, उससे पहले भी यहाँ पर उन्होंने एमएफएन में फाइट करी है। आप उनका एमएफएन कैरियर देखोगे, वो बंदा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रिडंडेंट है, बहुत ज़्यादा टफ फाइटर है। अब आई नो कि उनकी यूएफसी के अंदर बहुत ज़्यादा मिसहैप वाली परफॉर्मेंसेस गई थी, वर्स्ट स्टार्ट कह सकते हैं किसी भी फाइटर के लिए उसके यूएफसी कैरियर में। बट मुझे अंदर से ये फीलिंग आती है कि वो परफॉर्मेंसेस अंशुल जुबली को डिफाइन नहीं करती हैं। वरना भाइयों आप सब सोचो कि एक फाइटर जो कि डेब्यू के अंदर ही संजीत बुधवार को हरा देता है एमएफएन के अंदर, और तो और यहाँ पर रोड टू यूएफसी जैसे टूर्नामेंट में बैक टू बैक हाई लेवल फाइटर्स, कोरियन फाइटर्स और इन सारे फाइटर्स को एक साल में 3-3 फाइट करता है, इतने एक नॉकआउट टूर्नामेंट जीत जाता है, यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट जीत लेता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बहुत अचीवमेंट्स नहीं है। और इस अचीवमेंट का मैग्नीट्यूड आप इसी से समझ सकते हो कि रोड टू यूएफसी सीजन 1 के बाद कोई सा भी फाइटर यहाँ पे सेमीफाइनल राउंड के आगे भी नहीं जा पाया, जीतना तो दूर की बात है। और इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अंशुल जुबली अपनी फर्स्ट 2 यूएफसी परफॉर्मेंसेस से डिफाइन नहीं होगा। उनके पास एक मौका होगा, यहाँ पे थर्ड चांस होगा, थर्ड टाइम द चार्म बोला जाता है। क्या पता वो एक अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाल दे और उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिन्यू हो और ये एक बेटर स्टार्ट के लिए सारी चीजें हुई हो। फिर भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर ओवैस याकूब के बारे में। ओवैस याकूब एक ऐसा फाइटर है जिसने रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है अपनी इंडियन एमएमए कम्युनिटी के अंदर। ओवैस याकूब की दिसंबर के अंदर फाइट हुई थी, उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस फाइट में मेहमद खान को राउंड 1 में डोमिनेशन के साथ हरा दिया था। और ऑब्वियसली एक ऐसा फाइटर है जिसकी फाइट देख के ऐसा लगता है कि हाँ इसने फाइट जीती है, जीतने के साथ साथ इसने डोमिनेशन भी दिखाया है, इसके अंदर वो पोटेंशियल दिखता है। आप समझ सकते हो किसी फाइटर को आप देखते हो उसके अंदर आपको पोटेंशियल दिखता है कि यस ये अगर और इम्प्रूव करेगा, इसको अगर सही गाइडेंस मिली, इसका कैरियर सही जाए तो ये आगे आने वाले टाइम में चैंपियनशिप लेवल पे भी पहुंच सकता है। और वो ओवैस याकूब को देख के 100% फील होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन जिसमें ये अभी साइंड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये फाइट कर रहे हैं, इसके ये चैंपियन भी बन सकते हैं। ओवैस याकूब ने अपनी लास्ट फाइट के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ये बोला भी था कि उनको अब चैंपियनशिप लेवल चाहिए, उनको एक रैंक्ड कंटेंडर चाहिए। और 2026 में डेफिनेटली उनका स्टेप अप बढ़ाएगी ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन, उनको और टफर अपोनेंट देगी और उसके बाद उनको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मैंने आप सबको पहले भी बताया कि ओवैस याकूब की एक चीज मुझे बाकी इंडियन फाइटर्स से बेटर लगती है और वो ये है कि वो मल्टीपल टाइम्स फाइट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी फाइट करते हैं, उनके पास वो एक्टिविटी है। अब आई होप कि वो ये एक्टिविटी 2026 के अंदर भी मेंटेन करें, एटलीस्ट 2 या 3 फाइट्स तो करें। और इतनी फाइट्स अगर वो कर देते हैं तो ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में वो चैंपियनशिप के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। और सोशल मीडिया पे भाइयों ओवैस याकूब के एक अपोनेंट की बहुत ज्यादा बात करी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन ओवैस याकूब की पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली के साथ एक एमएमए फाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स करेंटली ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में फाइट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी सुपर फाइट बनाई जा सकती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एमएमए के अंदर। रिजवान अली अपने आप में एक बहुत पॉपुलर एमएमए फाइटर है, पाकिस्तान से आता है, स्ट्राइकिंग बेस्ड गेम प्लान होता है, काफी अच्छे नॉकआउट्स इसने निकाल रखे हैं। और ओवैस याकूब का तो हम सबको पता ही कितना डोमिनेंट ग्राउंड गेम है उनका। तो एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइट एमएमए के अंदर लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन से और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये फाइट यहाँ पर इस टाइम पर बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। रिजवान अली के पास भी अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, अभी तक वो अनडिफीटेड थे, 11-0 का उनका रिकॉर्ड था। रिसेंट वाले इवेंट में उनको एक लॉस लेने को मिला है, तो उनको भी एक बाउंस बैक करने के लिए एक बड़ी फाइट चाहिए। ओवैस याकूब को भी अपने कंपटीशन में एक स्टेप अप चाहिए और यहाँ पर ये फाइट अपने आप में हाइप भी बहुत ज्यादा बनाएगी इंडियन एमएमए कम्युनिटी, पाकिस्तान की एमएमए कम्युनिटी। और इन दोनों की फाइट होती है, एक मेगा फाइट की तरह इसको सेल किया जा सकता है और जो भी यहाँ पर जीतता है उसको यहाँ पे टाइटल कंटेंशन में भी ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन डाल सकती है। और इस टाइम पर टाइमिंग भी बहुत अच्छी लगती है मुझे इस फाइट को बनाने की। तो 2026 में मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा ओवैस याकूब वर्सेस रिजवान अली की फाइट। रिजवान अली ने पास में बहुत सारे इंडियन फाइटर्स को चैलेंज भी कर रखा है और अंशुल जुबली को भी उसने चैलेंज करा था, बट अंशुल जुबली अभी यूएफसी में साइंड है। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में अपना फाइटर ओवैस याकूब है, तो डेफिनेटली ओवैस याकूब वर्सेस रिजवान अली की फाइट होनी चाहिए। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये फाइट देखनी है, ये फाइट होगी तो कौन जीतेगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों और भी अपने इंडियन फाइटर्स हैं, जैसे नाजरत ने वन चैंपियनशिप में बहुत अच्छा नॉकआउट विक्ट्री लिया है, उनको भी एक बहुत एक्टिव फाइटर माना जा रहा है और वो भी वर्क इन कर रहे हैं और वन चैंपियनशिप में बैक टू बैक विक्ट्रीज ले रहे हैं।
तो उनका भी पोटेंशियल यहाँ पे 2026 में बहुत ज़्यादा होने वाला है। साथ ही साथ निरंजन सिंह ने यहाँ पर APFC के अंदर दिसंबर के अंदर विक्ट्री ली थी, तो उनके पास भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। दागिस्तानी फाइटर को हराया तो उनके पास हाइप भी सोशल मीडिया में बहुत है। उनकी नेक्स्ट फाइट में भी बहुत सारे आइज रहने वाले, तो अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंसिस्टेंट रखते हैं तो 2026 में वो भी एक ब्रेकआउट स्टार बन सकते हैं MMA के। तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस निकल के आते हैं। साथ ही साथ दिसंबर के अंदर श्यामानंद ने भी यहाँ पर अपनी फाइट के अंदर विक्ट्री ली थी, और श्यामानंद को बहुत ज़्यादा हाइप्ड कंटेंडर माना जाता है इंडिया से। इनकी फाइटिंग स्टाइल इतना ज़्यादा अग्रेसिव है, और एक टाइम पे श्यामानंद को UFC कैलिबर का भी माना जाता था। तो उन्होंने वापस यहाँ पर विन कॉलम में आ चुके हैं। MFN के अंदर एक विक्ट्री ली है, अभी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में दिसंबर के अंदर उन्होंने फाइट करी, उसमें भी उन्होंने विक्ट्री ली है बहुत खतरनाक। तो 2026 में वो विनिंग मोमेंटम के साथ जाने वाले, और MFN में अगर कुछ फाइट्स और निकाल दी तो डेफिनेटली वो अगले साल होने वाले रोड टू UFC वगैरह में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज रहेंगी यहाँ पे श्यामानंद की। फिर भाई बात करें यहाँ पे दिगंबर सिंह रावत की, तो लाइट वेट डिवीजन से इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्राइकर यहाँ पे दिगंबर सिंह रावत को माना जाता है। यहाँ पे 2025 में उन्होंने एक बहुत तगड़ा नॉकआउट विक्ट्री ली थी, फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट स्कोर करा था, और एक बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट स्ट्राइकर माना जाता है। अब स्ट्राइकर्स बहुत सारे होते हैं, बट एक ऐसा टेक्निकल स्ट्राइकर, दिगंबर सिंह रावत की स्ट्राइकिंग में वो टेक्निकलिटी देखने को मिलती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में वो MFN की लाइट वेट टाइटल के लिए भी फाइट करने वाले। तो MFN चैंपियन वो बन सकते हैं 2026 में, उनके भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे करंटली यहाँ पे अंशुल जुबली, ओवैस याकूब के साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी है, और इंडिया के अंदर उनको वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स माना जाता है। तो उनकी पॉसिबिलिटीज भी बहुत अच्छी है 2026 में। तो ये थे भाई जो टॉप के MMA फाइटर्स, मैंने आप सबको इनके बारे में बता दिया है। बाकी कोई भी रह गया होगा, किसी के बारे में और डिटेल रहेगी होगी, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उनको भी हम कवर कर देंगे। बाकी भाई अपनी MMA ऑडियंस की भी यहाँ पे तारीफ जरूर से करनी पड़ेगी। आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए 2025 के लिए। जिस तरीके से आपने अपने फाइटर्स को सपोर्ट करा है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, अप्स एंड डाउन्स में भी, और मैं पर्सनली ये ग्रोथ देख के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। एक टाइम था जब यहाँ पर बहुत कम व्यूज़ आते थे, बहुत कम लोग कंटेंट बना रहे थे MMA को, और साल भर साल जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते जा रही है अपनी MMA कम्युनिटी की, फाइटिंग कम्युनिटी की, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आई होप कि ये 2026 में भी कैरी फॉरवर्ड रहेगी, ये और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम सबको देखने को मिलेगी। बाकी भाई 2026 में हम भी एम करेंगे कि हम अपनी MMA दोस्त कम्युनिटी को भी और ज़्यादा बढ़ा कर पाए। इस साल हमने 300K सब्सक्राइबर्स हिट किए, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर एम रखते हैं 400K 500K हिट करने का, और इसी तरीके से अपनी MMA कम्युनिटी को ग्रो करते रहते हैं। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।